हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सीईटी सीरीज। ये हमारा लेक्चर 3 है वेव ऑप्टिक्स पे और ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, डायफ्रैक्शन। ओके, तो व्हाट इज डायफ्रैक्शन? डायफ्रैक्शन यानी क्या है? डायफ्रैक्शन इज नथिंग बट अ फेनोमेनन शोन बाय लाइट, जिसमें क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट around the corners of the obstacle or slit and entering into geometrical shadow region। तो ये डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दी हुई है, ये मैं तुमको समझाऊंगा, है ना, कि लाइट एक फेनोमेनन शो करता है विच इज डायफ्रैक्शन। ओके, अब डायफ्रैक्शन में होता क्या है कि जब लाइट किसी भी ऑब्स्टैकल, है ना, ऑब्स्टैकल या स्लिट पे गिरेगा, और ऐसा ऑब्स्टैकल और स्लिट जो कि उसके वेवलेंथ के कंपैरिजन में है, यानी बहुत छोटा ऑब्स्टैकल या बहुत छोटा स्लिट, तो उस केस में लाइट क्या करेगा, उसके कॉर्नर्स के अराउंड बेंड कर जाएगा और ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में चला जाएगा। ठीक है, चलो मैं समझाता हूं कि एक्चुअली होता क्या है ना। चलो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखो, सपोज ना यहां पे एक स्लिट है ना, स्लिट है, तो थोड़ा इसको जाड़ा बना देंगे हम लोग, है ना। ये इस तरीके का स्लिट बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पे ना, यहां पे एक स्क्रीन है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं एक लाइट सोर्स रखता हूं, ठीक है, लाइट सोर्स मैंने स्लिट के सामने रखा, ये स्क्रीन है ना, ये यहां पे है, ये है यहां पे सिंगल स्लिट। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए, लाइट रे ऐसा जाना चाहिए, है ना। ये इमेजिन कर लो, यहां से गया लाइट रे, ऐसा क्या इधर गया यानी ये रीजन में तुमको लाइट दिखेगा, है ना। जिस रीजन में लाइट दिखेगा उसको हम लोग इल्यूमिनेटेड रीजन बोलेंगे। क्या कहेंगे उसको? इल्यूमिनेटेड रीजन, ठीक है। और ये जो रीजन है जहां पे लाइट नहीं दिखेगा उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर भी एक ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन रहेगा, नीचे भी एक ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन रहेगा, ठीक है। तो अब एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, बट डिफ्रैक्शन जब होता है, डायफ्रैक्शन बोल सकते हो, डायफ्रैक्शन भी बोल सकते हो, तो लाइट क्या करता है ना, यहां से ऐसा बेंड हो जाता है ना। यहाँ से ये कॉर्नर्स है ना, यहाँ से बेंड होगा, ये देखो ऐसा, और यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ से बेंड होके ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो लाइट ऐसा बेंड हो जाएगा, तुमको समझ में है? लाइट ये इस तरीके से बेंड हुआ, है ना, वो सीधा नहीं गया, एक्चुअली जाना सीधा चाहिए था ऐसा, बट वो वहां से बेंड हो गया, ठीक है। और वो कौन से रीजन में घुस गया? कौन से रीजन में? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में। कहाँ घुसता है वो? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में, है ना। तो ये जो पूरा रहेगा, पूरा यहां से लेके यहां तक, ये पूरा क्या रहेगा? इल्यूमिनेटेड रीजन। मतलब बेसिकली मैं ये कह दूं क्या, कि इल्यूमिनेटेड रीजन का एरिया बढ़ गया है ना, इल्यूमिनेटेड रीजन का एरिया बढ़ गया। तो सॉरी, तो यहां पे ना ये हुआ, ये हम लोगों ने कंसेप्ट किसका लिया? स्लिट का। अब लेते हैं हम लोग ऑब्स्टेकल का, ठीक है। चलो ऑब्स्टेकल का कंसेप्ट समझाता हूं, ठीक है ना। यहां पे सपोज एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है, और यहाँ पे ना एक स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन है ना। ऑब्स्टेकल को थोड़ा बड़ा बना देंगे हम लोग, ऐसा पूरा बड़ा बना देंगे, थोड़ा बड़ा, यानी तुमको समझ पाए, इसलिए तुमको समझ सके इसलिए थोड़ा सा बड़ा बनाया, एक्चुअली उतना बड़ा होता नहीं है। अगेन यहाँ पे भी एक लाइट सोर्स है, तो होना क्या चाहिए, लाइट
इस तरीके से जाना चाहिए, है ना, इस तरीके से जाना चाहिए लाइट, ठीक है। अब इतने रीजन में शैडो रहेगा, क्योंकि ये स्लिट के वजह से इतने रीजन में क्या रहेगा, शैडो। तो ये कौन सा रीजन रहेगा, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ठीक है। ये वाला जो रहेगा रीजन, ये रहेगा इल्यूमिनेटेड रीजन। कौन सा रीजन, इल्यूमिनेटेड रीजन। ये भी रहेगा इल्यूमिनेटेड, तो यहां पे 2 इल्यूमिनेटेड रीजन रहेंगे, ठीक है। अब होता यह है कि लाइट यहां पे भी सेम करेगा, लाइट बेंड करेगा, है ना, यानी ये रास्ता जो स्ट्रेट लाइन है उसको फॉलो नहीं करेगा, वहां से बेंड करेगा, लेकिन बेंड करके किधर घुसेगा, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में जाएगा, है ना। तो लाइट का पाथ कैसा हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये देखो यहां से ऐसा बेंड हो गया, ये लाइट यहां से ऐसा बेंड हो गया तो यहां पे भी ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन कम हो जाता है और इल्यूमिनेटेड रीजन बढ़ जाता है। सो दिस फेनोमेनन इज नोन एज डायफ्रैक्शन, ठीक है। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन, ठीक है। तो जो सबसे पहला टाइप है ना, वो है फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, ठीक है। अब फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन क्या होता है, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन वो लाइट की वजह से होता है विच इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, है ना। व्हेन लाइट सोर्स, ठीक है, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, व्हेन लाइट सोर्स, है ना, इट इज पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस। जब जो लाइट सोर्स है वो क्या है, पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस है ना, जैसे ये सब पॉइंट सोर्स है और फाइनाइट डिस्टेंस पे बहुत पास में है ना, तो वो डिफ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। और इसमें जो वेव फ्रंट होता है वो स्पेरिकल होते हैं, है ना। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट स्लिट या फिर ऑब्स्टेकल पे गिरेगा। कौन सा वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसके 2 ये पॉइंट्स हमको याद रखने हैं, बाकी हमारे सिलेबस में इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जो डायफ्रैक्शन होता है ना, दैट इज फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, ठीक है। फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में जो लाइट सोर्स होता है ना, है ना, लाइट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है, पॉइंट सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। और हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में सीखा है कि जब सोर्स कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है, तो उससे जो आने वाला वेव फ्रंट है वो कैसा होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो इस पे जो वेव फ्रंट आएगा, स्लिट, है ना, स्लिट या फिर ऑब्स्टेकल पे जो वेव फ्रंट गिरेगा वो रहेगा प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये हो गए 2 डायफ्रैक्शन के टाइप, हमारे सिलेबस में है फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, ठीक है। तो चलो वही पढ़ते हैं। फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, है ना। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्लिट लेंगे पहले, है ना, ठीक है, इस तरीके का ऐसा स्लिट रहेगा, ठीक है। उसके आगे ना हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, है ना, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, ठीक है। और इसी के आगे हम लोग एक स्क्रीन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब
लाइट वेव जब इन्फिनिटी से आ रही है, क्योंकि फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन है, तो मतलब लाइट वेव्स कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। तो जो वेव फ्रंट आता है वो कैसा आता है? प्लेन वेव फ्रंट, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट बनाया है, ठीक है, क्लियर। तो ये वेव फ्रंट में सबसे पहले ये वेव फ्रंट ऐसा सीधा गया और ये जाके मीट किया स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से, ठीक है। तो क्योंकि सारे रेज इक्वल डिस्टेंस करके ट्रैवल करके यहां पे आ रहे हैं, तो इस डायफ्रैक्शन में इन रेज के वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ये पॉइंट होगा ब्राइट। तो दिस वुड बी द पॉइंट ऑफ ब्राइट पॉइंट, दिस पॉइंट वुड बी नोन एज सेंट्रल मैक्सिमम, इसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ रेस यहां से बेंड हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, सॉरी ये यहां से बेंड होंगे, है ना, इस तरीके से। तो मैं उनको दूसरे कलर से बनाता हूं तुम्हारे समझने के लिए, है ना। एक्चुअली दूसरा कलर नहीं, एक ही कलर रहेगा, तुम्हारे समझने के लिए उसको दूसरे कलर में बनाता हूं। यहाँ पे मैं, है ना, ब्लू कलर में बना लेते हैं। ये देखो ये रेस बेंड हो गई, तो ये रे यहां पे जाके मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे इनका एक अलग इंटरफेरेंस टाइप का होगा, ठीक है, यहां पे अलग इंटरफेरेंस होगा। तो अब हमको देखना है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम बनेगा, मिनिमम बनेगा, कैसा पॉइंट बनेगा वो, और उसका नेचर कैसा रहेगा, एक ग्राफ कैसा दिखेगा, ओके, उसका जो इल्यूमिनेशन है वो कैसा दिखेगा, ये हमको देखना है, ठीक है। तो ये हो गया उसका बेसिक डायग्राम जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है ना। सबसे पहले चीज हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं ए, तो ए हम लोग बोलते हैं स्लिट विड्थ, क्या बोलते हैं? स्लिट विड्थ। अब यहाँ पे एक ही स्लिट है इसलिए ड्यू टू सिंगल स्लिट बोलते हैं इसको, है ना। डबल स्लिट भी है लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है? सिंगल स्लिट, ओके। और ये जो दूरी है ये है कैपिटल डी, ये जो दूरी है ये है स्मॉल एफ, है ना। समझाता हूं, कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन slit and screen and small f is focal length of convex lens। लेकिन ये जो लेंस है ये स्लिट के बहुत पास में होता है, तो हम लोग d इज नियरली इक्वल टू f लेते हैं, ठीक है। यानी जहां पे भी f आएगा हम लोग वहां पे d रख देंगे, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं, क्लियर। अब सॉरी, अब यहां पे हमको एक चीज याद रखना है कि ये जो एंगल है यहाँ पे जो रेस बने, ये टेढ़े हो गए रेस, है ना, ये सब एंगल है थीटा, ठीक है, क्लियर। वो एंगल है थीटा जितने से वो बेंड हुई, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे हमको सबसे पहला फॉर्मूला जो याद रखना है वो है, जो भी फॉर्मूलेस रहेगा मैं ऐसे लिखूंगा इसमें जो यूज होंगे, वो है पाथ डिफरेंस का, ठीक है। अब ये जो रेस पहुंचेंगी यहां से, ये देखो ये रे कम डिस्टेंस ट्रैवल करके चली, ये रे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंची, तो इसका मतलब ऊपर वाली रे और सबसे नीचे वाले रे में क्या है? पाथ डिफरेंस है, और हमेशा याद रखना है दैट इज ए साइन थीटा, ठीक है। वो पाथ डिफरेंस कितना है? ए साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है P, है ना, ये पॉइंट रहेगा P। अब P पे जो इंटेंसिटी है ना, P पे जो इंटेंसिटी है वो सपोज मिनिमम है ना। P पे इंटेंसिटी कैसी है? मिनिमम। तो वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें P पे इंटेंसिटी मिनिमम रहेंगी? सो द कंडीशन इज, कंडीशन जो लिख रहा है मैं लिख के दे रहा हूं, दैट इज ए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लैम्बडा,
ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन, है ना, तो ये कंडीशन तुमको याद रखना है, ठीक है। सो फॉर P टू बी मिनिमम, है ना, अब ये डेरिवेशन मैं नहीं ले रहा हूं, अगेन मैं बहुत ज्यादा इसको डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और ये CET सीरीज है वैसे भी, तो हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई P पॉइंट अगर मिनिमम इंटेंसिटी का है तो वो इसीलिए है, मिनिमम चाहिए इसीलिए है क्योंकि A sin थीटा मतलब जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज प्लस माइनस n लैम्बडा, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई डाउट? अब P पे इंटेंसिटी हमको अगर मैक्सिमम चाहिए तो ये जो पार्ट डिफरेंस है A sin थीटा दैट शुड बी प्लस माइनस 2n + 1 अपॉन लैम्बडा बाई 2, है ना। तो ये कंडीशन हो गई किसकी, इंटेंसिटी मैक्सिमम की, ठीक है। अब यहां पे भी n की जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3 से ऐसे चालू होंगी, है ना, सॉरी 0 से नहीं चालू होगी, 1 से चालू होगी, है ना, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे n की वैल्यू जो है ये चालू होंगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने लायक है वो ये है कि जो मिनिमम है ये हमेशा सेकेंडरी मिनिमम होता है और ये जो मैक्सिमम है ये भी हमेशा सेकेंडरी मैक्सिमम होता है। अब क्यों ऐसा, वर्ड क्यों सेकेंडरी आया, क्योंकि जब डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होती है, सेंट्रल मैक्सिमा की, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है सबसे ज्यादा। अब उसके आजू बाजू मैक्सिमम बनेंगे, जैसे हम लोगों ने इंटरफेरेंस में देखा था कि आजू बाजू मैक्सिमम बनते हैं, तो यहाँ पे भी आजू बाजू मैक्सिमम बनेंगे लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम रहेंगी, इसीलिए उनको हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हम लोग इससे ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होते चले जाएंगे। इवन मिनिमा के साथ में भी यही होगा, मिनिमा की इंटेंसिटी भी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, इसीलिए उसको वहां पे सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे हमको पता होना चाहिए, देखो, है ना, लीनियर पोजीशन, है ना, लीनियर पोजीशन और एंगुलर पोजीशन, यहां पे दो चीजें होती है, लीनियर पोजीशन, है ना, और एंगुलर पोजीशन, ठीक। लीनियर पोजीशन, लीनियर पोजीशन यानी क्या, है ना, अब ये थोड़ा सा यहां पे तुम समझ लो, ये वाला डिस्टेंस x, लीनियर पोजीशन यानी x, एंगुलर पोजीशन यानी थीटा। लीनियर पोजीशन यानी क्या हुआ, x, एंगुलर पोजीशन यानी क्या हो गया, थीटा, ठीक है। अब पहली बात तो x और थीटा में रिलेशन समझ लो, है ना, कि x इज नथिंग बट थीटा इंटू डी, ये फॉर्मूला याद रख लो। कैसे आया सर, शॉर्ट में बता देता हूं, देखो ये ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं ऐसा, है ना, तो ये ट्रायंगल ऐसा बना, ये एंगल थीटा, थीटा, ये x, ये d, ये भी नियरली इक्वल टू d, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, रेडियस यहाँ पे d है, तो थीटा इज इक्वल टू x बाई डी, तो x इज इक्वल टू थीटा इंटू डी, ठीक है। तो लीनियर पोजिशन ऑफ nth ठीक है, nth सेकेंडरी मैक्सिमा, nth सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। तो लीनियर पोजीशन क्या होगी और एंगुलर पोजीशन क्या होगी, है ना। तो nth सेकेंडरी मैक्सिमा की जो लीनियर पोजीशन है ना, दैट इज xn, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस n प्लस 1 लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2a, है ना। और एंगुलर पोजीशन थीटा n दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस n प्लस 1 लैम्बडा अपॉन 2a, ठीक है, याद रख लो।
nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए xn इज इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल a और एंगुलर पोजिशन इज प्लस माइनस n लैम्बडा बाय a। तो ये हो गई लीनियर पोजीशन और एंगुलर पोजीशन के बारे में। ये फॉर्मूलेस तुम्हारे बाय हार्ट हो जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डायफ्रैक्शन पैटर्न। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहे हैं और इसके आजू बाजू क्या बन रहे हैं, मिनिमा और सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा। अब तुम अगर देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग एक और लाइन बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लॉट करेंगे साइन थीटा, है ना, और यहाँ पे प्लॉट करेंगे इंटेंसिटी। अगर ये डायफ्रैक्शन पैटर्न समझा तो ही राले क्राइटेरिया, ये जो कॉन्सेप्ट है, समझता है अपने को, ठीक है। सपोज यहाँ पे सोर्स है ना, यहाँ पे लाइट है, तो उसका यहाँ पे बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा ऐसा आएगा इस तरीके से, ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा। फिर आता है यहाँ पे इस जगह पे फर्स्ट, है ना, यहाँ पे जो आता है ये आता है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, यहाँ पे भी आएगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। फिर ऐसा पैटर्न आ जाएगा, फिर इस तरीके से छोटे होते जाएंगे। मतलब तुम अगर देख रहे होंगे ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा था, ये जो पॉइंट है दैट इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये जो पॉइंट है दैट इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये पॉइंट है सेकेंडरी मिनिमा। अगेन ये वाला जो पॉइंट है दैट इज सेकेंडरी मिनिमा, और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज सेकेंडरी मैक्सिमा। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट रहेगा दैट वुड बी सेकेंडरी मैक्सिमा। अब सबसे पहली चीज ध्यान रखने लायक, मैक्सिमा और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज नोन एज सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। अब सेंट्रल मैक्सिमम पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कम हो गई उससे, और सेकेंडरी मैक्सिमा पे तो और कम हो गई, और धीरे धीरे ऐसा इंटेंसिटी कम होते चलती है, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे ग्राफ बनाया तो यहाँ पे मैंने क्या क्या प्लॉट करना चाहिए, साइन थीटा प्लॉट करना है, ठीक है। साइन थीटा प्लॉट करना है तो हमको कंडीशन पता होनी चाहिए, सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन, है ना। ए साइन थीटा जो मैंने लिख के दिया दैट इज प्लस माइनस एन लैम्बडा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस एन लैम्बडा बाई ए, वेयर एन का जो वैल्यू है ये 1 2 एंड सो ऑन है ना। तो अगर मैं तुमको पूछूं कि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्बडा बाई ए, प्लस माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाई ए। सेकेंडरी मिनिमा की साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लैम्बडा बाई ए। थर्ड सेकेंडरी मिनिमा की प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लैम्बडा बाई ए। तो ये जो पोजीशन हुआ ये हुआ लैम्बडा बाई ए माइनस लैम्बडा बाई ए, ये हुआ 2 लैम्बडा बाई ए, और ये हुआ माइनस 2 लैम्बडा बाई ए, ये हुआ माइनस 3 लैम्बडा बाई ए, और ये हुआ माइनस 3 लैम्बडा बाई ए, ठीक है। अब एक्चुअली ये थोड़े इनकी विड्थ सेम होनी चाहिए, ये जो विड्थ है ये विड्थ, ये सब विड्थ सेम होना चाहिए, ठीक है। अब बारी आती है सेकेंडरी मैक्सिमा की। सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस एन प्लस 1 लैम्बडा बाई 2।
तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाती है दैट इज प्लस माइनस ट्वाइस एन प्लस 1 लैम्बडा अपॉन 2a, वेयर n का वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। जब मैं n का वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे को कंडीशन मिलेगी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की, जो कि कितनी आएंगी, n की वैल्यू 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 तो ये जो पॉइंट हुआ 3 लैम्बडा बाई 2a, 5 लैम्बडा बाई 2a, माइनस 3 लैम्बडा बाई 2a, माइनस 5 लैम्बडा बाई 2a। ठीक है ये स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए। इसके आगे तुम सिर्फ इतना याद रखना, बोर्ड्स में अगर ड्रॉ करना है तो ये स्पेसिंग इक्वल रखो, ये वाली सब स्पेसिंग्स। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये वाला जो रीजन है पूरा, है ना, ये पूरा रीजन किसका है? पूरा रीजन किसका है? सेंट्रल मैक्सिमा का। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है ना, विड्थ, एंगुलर विड्थ, है ना, लैम्बडा बाई ए से माइनस लैम्बडा बाई ए, दैट इज 2 लैम्बडा बाई ए। ठीक है, ये हो गई सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ। ठीक है, अब अगर अपने को पूछा इसका लीनियर विड्थ कितना, लीनियर विड्थ किसका? सेंट्रल मैक्सिमा का। बस कुछ नहीं, ये जो एंगुलर विड्थ है उसको कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायफ्रैक्शन पैटर्न, है ना, सॉरी, दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर लीनियर विड्थ एंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन डायफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। ओके, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर क्या होते हैं? ओके, अब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन समझाना है तो देखो, सपोज मैं ये दो ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूं बोर्ड पे, है ना। आई होप तुम जो लोग हो इन दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट देख पा रहे होंगे, है ना, अपने मोबाइल स्क्रीन में या कंप्यूटर स्क्रीन में तुम ये दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट देख पा रहे होंगे, है ना। जब तुम दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट देख पा रहे तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है जस्ट रिजॉल्व की, है ना, जस्ट ये तुमको अलग अलग दिख रहे। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये ऑब्जेक्ट्स को ऐसे बना दूं यहां पे, ठीक है, अब तुमको ये सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पे मैंने गलत लिख दिया। ये कंडीशन है वेल रिजॉल्व की, वेल यानी बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। लेकिन अब तुम अगर इसको देखोगे तो तुम जस्ट वो दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देख पा रहे हो, जस्ट, है ना, एकदम हल्के तरीके से देख पा रहे हो, अलग अलग है, तुमको समझ में आ रहा है कि वो अलग अलग है। तो ये जो कंडीशन हुई, ये कंडीशन हो गई जस्ट रिजॉल्व की। ठीक है, और ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अब तुम इनको अलग अलग बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हो, ये तुमको एक पॉइंट ही दिख रहा है। तो ये जो कंडीशन हो गई, ये किसकी होगी? अनरिजॉल्व की। हमारे लिए जो इंटरेस्ट वाला केस है वो है ये वाला। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट्स कैसे रहते हैं? जस्ट रिजॉल्व, तो उनके बीच का लीनियर सेपरेशन और एंगुलर सेपरेशन, है ना, इज नोन एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एक्चुअली क्या है? लीनियर सेपरेशन या फिर एंगुलर सेपरेशन। अब हम लोगों ने देखा लीनियर पोजीशन एंगुलर पोजीशन में रिलेशन है ना, वैसे ही लीनियर सेपरेशन या फिर एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर जस्ट रिजॉल्व्ड इज नोन एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, और जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, क्लियर विद दिस? जितना कम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उतना रिजॉल्विंग पावर ज्यादा। ठीक है, जनरली ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर,
दीज आर डिफाइंड फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक रिजॉल्विंग पावर होता है और एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप लेता हूँ, हमको 3 माइक्रोस्कोप्स पता है ना। पहला है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप में जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो 2 ऑब्जेक्ट्स को जब जस्ट रिजॉल्व जब करता है तब उनके बीच का सेपरेशन थोड़ा बहुत चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत सेपरेशन रहा तो वो रिजॉल्व करेगा, लेकिन अगर बहुत ही कम सेपरेशन रहा तो वो रिजॉल्व नहीं कर पाता। कौन? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो उसके लिए तुमको और पास के ऑब्जेक्ट्स को अगर देखना है तो तुमको चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तुमको और भी छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना है और भी एकदम नजीक चिपके हुए ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो तुमको चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम यहाँ पे बोल सकते कि इसका रिजॉल्विंग पावर सबसे ज्यादा है, इसका रिजॉल्विंग पावर कम है ना। या फिर इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज्यादा है और इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम है, ठीक है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर याद रखना है, वो ये है कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं, जो क्या होते हैं माइक्रोस्कोप, उसके लिए हमेशा जो LOR होता है ये हमेशा लीनियर सेपरेशन होता है। माइक्रोस्कोप्स के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हमेशा लीनियर सेपरेशन होता है और टेलीस्कोप के लिए जो LOR होता है ना, ये होता है एंगुलर सेपरेशन। ठीक है, एंगुलर सेपरेशन को हम लोग थीटा बोलेंगे यहाँ पे, और इसके आगे लीनियर सेपरेशन को यहाँ पे ए बोलेंगे माइक्रोस्कोप में। ठीक है, ये वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग। सॉरी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज राले क्राइटेरिया, है ना। राले क्राइटेरिया ये वो क्राइटेरिया है जो ऑब्जेक्ट्स जस्ट रिजॉल्व्ड या फिर वेल रिजॉल्व्ड या फिर अनरिजॉल्व्ड की कंडीशन देता है ना। इन सब की हमको क्या देता है, कंडीशन। ठीक है, जस्ट रिजॉल्व, वेल रिजॉल्व और अनरिजॉल्व की कंडीशन देने वाला क्राइटेरिया इज राले क्राइटेरिया। ठीक है, क्या कहता है राले क्राइटेरिया? ऑब्जेक्ट्स जब जस्ट रिजॉल्व है ना, यानी ये वाला जस्ट रिजॉल्व, देखो दो अलग अलग दिख रहे हैं, जस्ट अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ पे दो बहुत दूर दिख रहे हैं, मतलब अच्छे से अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये वेल रिजॉल्व हो गया। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स दिख भी नहीं रहे तो ये अनरिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो राले क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स जस्ट रिजॉल्व तभी होंगे जब, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, एंड फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए सेम, है ना। ये जैसे समझाता हूं यहां पे, है ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा है पहले का, ये दूसरे का सेंट्रल मैक्सिमा, तो इनके बीच का डिस्टेंस, है ना, और इनके सेकेंडरी मिनिमा का, ये देखो ये सेकेंडरी मिनिमा है, इनके बीच का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम। तो ये कैपिटल डी बोलूं मैं, इसको एस बोलूं, तो यहाँ पे D इज इक्वल टू एस, ऐसा लिखेंगे हम लोग। ठीक है, आई होप तुमको दिख रहा होगा, D इज इक्वल टू एस। ठीक है, क्लियर। इसके अंदर एक और कंडीशन है जो हमको याद रखना चाहिए, है ना, वो ये कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा coincides with second object का फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, ये समझाता हूं, देखो
ये सेंट्रल मैक्सिमा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, और सेकेंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पे देखो फर्स्ट मिनिमा गिर रहा है, ये देखो ये ऐसा नीचे आ रहा है, समझा। तो इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा है और दूसरे का फर्स्ट मिनिमा है। अगर ऐसा होता है तो भी ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, जस्ट रिजॉल्व, ठीक है। अब अनरिजॉल्व कब होते हैं, ये दो डिस्टेंस है ना, दो सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस जिसको मैं बोलता हूँ डी, और ये हो गए फर्स्ट मिनिमा के बीच का डिस्टेंस जो हो गया एस। तो जब डी एस से छोटा होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंट्रल मैक्सिमा इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, तो वो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं अनरिजॉल्व, है ना। और ये देखो ये डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी, ठीक है। और ये देखो ये फर्स्ट मिनिमा है यहाँ पे, ये दूसरे का फर्स्ट मिनिमा आया यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ एस। तो जब d इज ग्रेटर देन s, d यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सेंट्रल मैक्सिमा इज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, है ना, दोनों के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के बीच का डिस्टेंस s, ये छोटा है d से, तो दो ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी वेल रिजॉल्व, ठीक है। तो सभी को राले क्राइटेरिया समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एयरी डिस्क, है ना, एयरी डिस्क। अब एयरी डिस्क क्या है, क्लियर। इस तरीके का एक कार्डबोर्ड लिया जिसमें एक सर्कुलर अपर्चर लगाया, ठीक है, सर्कुलर अपर्चर, छोटा सा सर्कुलर गड्ढा है, ठीक है। और उसके सामने एक स्क्रीन रख दी, ठीक है, सॉरी। और यहां पे अपन ने लाइट का सोर्स रखा, तो लाइट रे यहां से निकली, है ना। तो ये देखा गया कि यहां पे हुआ डायफ्रैक्शन, यहां पे भी डायफ्रैक्शन हुआ, तो यहां पे जो स्ट्रक्चर बना, ठीक है, उसमें बीच में बनी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, है ना, सेंट्रल ब्राइट डिस्क, ओके। उसके आजू बाजू बनी डार्क डिस्क, है ना। तो डार्क को मैं अभी एक काम करता हूं, वैसे तो ब्लैक कलर होता है डार्क का, लेकिन यहाँ पे तुमको समझ में आना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी बैकग्राउंड ब्लैक है, तो मैं उस पर ब्लैक बनाऊंगा तो समझेगा नहीं, तो ये कलर से बनाता हूं मैं, ठीक है। उसके आजू बाजू एक डार्क डिस्क बनी, ठीक है। अब उसके आजू बाजू एक और ब्राइट रिंग बनेंगी, ठीक है। अगेन उसके आजू बाजू एक डार्क डिस्क बनेगी, सब ये डिस्क बनते जा रही है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को एक्चुअली अपन ने कलर येलो नहीं लेना चाहिए था, येलो के साथ में थोड़ा ऑड चला गया, है ना, ठीक है, अब तुम समझ जाओ, ठीक है। अपने टेक्स्ट बुक में डायग्राम भी दिया है। तो ये जो चीज होता है इसको हम लोग एयरी डिस्क कहते हैं, क्या कहते हैं, एयरी डिस्क, ठीक है। तो ये जो बीच में बनती है ये एयरी डिस्क होती है ना, ये जो बीच में बना यहाँ पे, ठीक है। और उसके आजू बाजू बनी रिंग्स, है ना। तो अब मैं तुमको समझाता हूं कि ये जो बनी पहली, है ना, ये देखो यहां से मैं बना रहा हूं, ये है फर्स्ट डार्क रिंग, है ना। अब ये जो बनी येलो कलर की उसके आजू बाजू, ये है फर्स्ट ब्राइट रिंग, ठीक है। अब ये जो बनी ये हो गई सेकेंड डार्क रिंग, ठीक है। तो तुमको स्ट्रक्चर समझ में आया। और भी बन सकती है, इसके आजू बाजू रिंग्स बनेगी और बहुत सारी रिंग्स बनेंगी, बट धीरे धीरे वो फेड होते चले जाएंगी, धीरे धीरे फेड होंगी, बीच में एकदम ब्राइट रहेंगी। इसका ना हमारे पेज नंबर 181, टेक्स्ट बुक का 181 जो पेज नंबर है उसके ऊपर इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, रेड कलर का वाला, है ना, तो वो देख लो एक बार। ठीक है। अब लॉर्ड राले क्या कहा, है ना, लॉर्ड राले, वो लॉर्ड राले था, ठीक है। उसने कहा
कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स है, अगर दो सर्कुलर अपर्चर से ऑब्जेक्ट्स रहते, दो ऑब्जेक्ट्स अगर हैं तो उनकी एरे डिस्क बनेगी, दोनों की एक एक एरे डिस्क बनेगी, है ना। तो उसके हिसाब से टू ऑब्जेक्ट्स आर said to be just resolved when first dark ring of one object coincides with central maximum of other object। ठीक है, समझा? सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ या सेंटर ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, है ना। समझाता हूं, चलो कोशिश करते हैं इसको समझने का, है ना। अगेन यहां पे अब हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स का कलर चेंज कर लेते हैं ना। सपोज यहां पे बीच में ये पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके आजू बाजू बनेंगे डार्क रिंग, ठीक है। अब तुमने अगर देखा यहां पे तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्ट और उसकी फर्स्ट डार्क रिंग। अब अगर यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट भी आएगा, समझे क्या? अब मैं दूसरे ऑब्जेक्ट की फर्स्ट डार्क रिंग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वो बनाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी दूसरी साइड बना लूंगा अलग हिस्सों में, है ना। ये साइड नहीं बनाता हूं क्योंकि ये साइड में ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, तुमको कंफ्यूजन होगा। तो उसकी जो डार्क रिंग आएंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है। अब तुम अगर देखोगे ध्यान से यहां पे, है ना, क्योंकि मुझे कंडीशन पढ़ाना है इस पॉइंट पे, है ना। समझ में आ रहा है? नहीं ध्यान में आएगा ना, यहाँ पे रेड कलर से लिखते है ना। ये पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट था। पहले ऑब्जेक्ट की फर्स्ट डार्क रिंग यहाँ पे बनी, है ना। ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है? ये जो डिस्टेंस जो बनाया अपन ने, ये है वो वाला डिस्टेंस जहां पे फर्स्ट डार्क रिंग बनी है ना। यहां पे फर्स्ट डार्क रिंग ऑफ वन ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसी जगह पे सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट है, तो दोनों कोइंसाइड किए, ठीक है। अब ये मैंने क्यों बना के बताया, क्योंकि मुझे तुमको ना अपने टेक्स्ट बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, वो समझाना था, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो है, ये जो डिस्टेंस, ये मैं यहां लिखता हूं इसको, इट इज ऑल्सो सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। ये क्या है? सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स है। और एट द सेम टाइम ये जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये फर्स्ट रिंग का रेडियस है ना। दैट इज इक्वल टू, है ना, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग, ठीक है। तो ये बन गई कंडीशन कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का सेपरेशन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग ऑफ वन ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व, है ना। लेकिन ये सब है एरे डिस्क के लिए, और ये सब चीज ढूंढ के निकाली थी साइंटिस्ट एबे नाम का था, एबे, है ना, अब्बे नहीं, एबे, एबे, ठीक है। क्लियर विद दिस? तो सभी को समझ में आया? तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एरे डिस्क। अब आते हैं माइक्रोस्कोप पे, है ना। माइक्रोस्कोप के अंदर हमको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का पहले मैं तुमको डायग्राम समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप का एक लेंस होता है, यहाँ पे इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे होती है स्क्रीन, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप अज्यूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट, है ना, तो उससे रेज ऐसी निकली, है ना, उससे रेज ऐसी निकली, एक रे
सॉरी, यहां से निकल के ऐसी गई और यहां से निकल के ऐसी गई, ठीक है। तो अगर ये O ऑब्जेक्ट है तो ये उसकी I इमेज बनी, ठीक। अब दूसरा ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, है ना। दूसरा ऑब्जेक्ट का कलर हम लोग ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है O डैश, ठीक है। अब उससे रे ऐसी गई, एक रे जाके ऐसी पहुंची और एक रे जाके इस तरीके से पहुंची, है ना। ये सारे रेज अपन ने डॉटेड बनाना चाहिए था क्या, ताकि हमको अच्छे से दिख पाए ये सारी चीज, है ना। एक रे ऐसी गई, एक रे ऐसी गई, वो यहाँ पे आई, दूसरी रे यहाँ गई और वो यहाँ पहुंची, ठीक है। ये दोनों रेज यहाँ पे मीट करी, ये तीनों रेज यहाँ पे मीट करी, तो O डैश की इमेज I डैश यहाँ बनी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये चीज, एंगल, ये वाला एंगल, है ना। और ये एंगल को अपन बोलते हैं 2 अल्फा। 2 अल्फा इज एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, है ना। एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, है ना। और ये जो है ये है A इज लीनियर सेपरेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, है ना, जो कि यहां पे LOR रहेगा। व्हाट इज LOR? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, है ना, ताकि ये 2 ऑब्जेक्ट्स हमको अलग अलग देख पाए विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, A की। तो A की हमारे पास में 2 कंडीशंस है 2 कंडीशन। पहली कंडीशन है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनका खुद का लाइट नहीं होता है ना। यहाँ पे खुद का लाइट नहीं होता है तो हम लोग पीछे से लाइट देते हैं उसको, माइक्रोस्कोप में नीचे से लाइट देंगे, जिनका खुद का लाइट नहीं होता है ना। तो उसके लिए जो कंडीशन होती है A इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, है ना। अल्फा है यहाँ पे और म्यू है। अब म्यू क्या है ना, चलो म्यू के बारे में समझाता हूं। म्यू ये जो रीजन है ना, यानी ऑब्जेक्ट जा रखे और लेंस जो है, माइक्रोस्कोप का लेंस जो रखा है, यहां जो मीडियम होता है का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, वो होता है म्यू। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू। अब जनरली यहाँ पे जो मीडियम है, बहुत अच्छे ट्रांसपेरेंट मीडियम हम लोग यूज करते हैं, जनरली सेडार वुड ऑयल, है ना, सेडार वुड ऑयल, यहाँ पे लिख देता हूं, हम लोग यूज करते हैं, है ना, जिससे ये A की वैल्यू कम हो जाए, ठीक है, क्लियर, यहां पे समझ में आया। और यही अगर सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट है, सेल्फ लुमिनस यानी जिनका खुद का लाइट होता है, तो उनके लिए A इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज, है ना, इंटरेस्टिंग चीज वो ये कि ऑब्जेक्ट्स तो यही रखे रहेंगे, ऑब्जेक्ट्स तो यही रखे रहेंगे, तो उनके बीच में जो लीनियर सेपरेशन है, एंगुलर सेपरेशन है 2 अल्फा, ये कांस्टेंट रहेगा, है ना, 2 अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी। ऑल्सो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ जो मीडियम रहेगा वो एक बार भर दिया तो भर दिया वो मीडियम वहां पे, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांस्टेंट रहेगा। सो मैं यहां लिख सकता हूं फॉर गिवन माइक्रोस्कोप, for given microscope mu sin alpha is always constant, है ना। और ये कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं
न्यूमेरिकल अपर्चर, क्या कहते हैं इसको हम लोग? न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, अब म्यू का कोई यूनिट नहीं है, साइन अल्फा का कोई यूनिट नहीं है, तो याद रखो ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है क्या? म्यू साइन अल्फा। ठीक है, तो क्लियर हुआ सभी को? तो ये फॉर्मूला फिर तुम चेंज कर लोगे, लैम्बडा अपॉन 2na, है ना? तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, दैट इज लैम्बडा अपॉन 2 into na, और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 into na। ठीक है, व्हाट इज na? न्यूमेरिकल अपर्चर। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट पे, है ना, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, दूर के ऑब्जेक्ट्स। तो अगेन एज यूजुअल एक लेंस रहेगा, ठीक है, लेंस रहेगा। अब और यहां पे रहेगी स्क्रीन, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? टेलीस्कोप के लिए ये जो डिस्टेंस होता है ना, है ना, ये डिस्टेंस होता है d। व्हाट इज d? है ना, डायामीटर, है ना। व्हाट इज d? डायामीटर। अब ये लेंस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, या फिर अपर्चर। अपर्चर मतलब ही डायमीटर होता है, अपर्चर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, हमेशा याद रखो जो डायग्राम में लेंस यूज होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस पे बेस्ड बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुका है कि जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जो फॉर्मूला आएगा वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, याद रखना, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव नहीं। और आईपीस तो पिक्चर में ही नहीं है, आईपीस भी एक लेंस होता है ना, जिसके बारे में अपन ने ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स वाले पार्ट में पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसकी डायग्राम कैसी है देखो, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है ना, तो उससे रेज ऐसी आ रही है, इस तरीके से, और ये जाके मीट कर रही है यहां पे। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट यहां पे था जो रेज ऐसी आई, दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, हम दूसरे कलर का लेंगे यहां पे, ब्लू कलर से, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे है ना, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो उससे जो रेज आई ये ऐसे टिल्टेड आई, ठीक है, और ये जाके यहां पे मीट करी। वो जाके वहां पे मीट करी, और ये जो एंगल है ये एंगल है डी थीटा, है ना। तो यहां पे व्हाट इज डी थीटा? डी थीटा इज एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, और यही यहां पे क्या होता है? LOR होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी और यहां पे दूसरे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, है ना। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स जस्ट रिजॉल्व कब रहेंगे? तो इसका जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन रहेगा, है ना, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जो फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे वो रहेगा, है ना, डी थीटा का, डी थीटा। ठीक है, और डी थीटा का जो फॉर्मूला है दैट इज 1.22 लैम्बडा बाई डी। ठीक है, याद रखो, क्लियर? हाँ, मैंने यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला नहीं बताया था, है ना। रिजॉल्विंग पावर के यहाँ पे दो फॉर्मूलेज आएंगे, एक इसका उल्टा आएगा
2 इंटू एन ए अपॉन लैम्बडा, और एक रिजॉल्विंग पावर आएगा 2 इंटू एन ए अपॉन 1.22 लैम्बडा। उल्टा करना है ना, इनका उल्टा कर देना है। तो ये रिजॉल्विंग पावर ये हो गया किसके लिए, नॉन लुमिनस के लिए हो गया, और ये हो गया सेल्फ लुमिनस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रिजॉल्विंग पावर देखना है तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का उल्टा कर दो, d अपॉन 1.22 लैम्बडा, ठीक है। अब तुमको एक ट्रिक बताता हूं, है ना, एक ट्रिक। अब अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, कंफ्यूजन हो रहा है कि ऊपर वाला ये फॉर्मूला किसके लिए, ये फॉर्मूला किसके लिए है, तो हमेशा याद रखो, चाहे माइक्रोस्कोप का रहे या टेलीस्कोप का रहे, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन में न्यूमरेटर में लैम्बडा रहता, ठीक है। और रिजॉल्विंग पावर में, रिजॉल्विंग पावर किसी का भी उसमें डिनोमिनेटर में लैम्बडा रहता। ये ट्रिक अगर याद रह गई तो तुम कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। हाँ, बाकी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तुम बोलोगे सर बाकी का भी नहीं याद हो रहा है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, विच इज वेव ऑप्टिक्स, है ना। आई होप सभी को ये चैप्टर समझा होगा, है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय एवरीवन।